हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सीताराम यादव। आज ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको हम बहुत बड़ा टॉपिक मानते हैं, जिसका नाम है भारतीय कृषि। हम उसका अध्ययन करते हैं। जब भी हमारे जहन में कृषि की बात आती है, ख़ास तौर पर इन इंडिया, जब हम भारत की बात करते हैं और कृषि की बात करते हैं, तो एक ही चीज़ आती है कि कृषि भारतीय जनमानस के रग रग में बसती है। इसलिए कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जो जनसंख्या है वो कृषि करती है, खेती करती है। हम जब ग्राफ वाइज का डिस्क्रिप्शन निकालते हैं या जब हम इसका आकलन करते हैं तो जनसंख्या की स्थिति की बात करते हैं, काय में, रोजगार में, है ना। काय कृषि में, यहाँ लिख लेते हैं कृषि में रोजगार। ठीक है, कृषि में रोजगार की जब हम बात करते हैं और यहाँ हम लिखेंगे कृषि का जीडीपी में योगदान। जीडीपी का मतलब क्या हो गया? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम इसकी बात करते हैं तो जो कृषि है उसमें लगभग 54%, 54.6% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आश्रित है। ठीक है, कृषि पर आश्रित है। 54.6% जनसंख्या क्या करती है? खेती करती है। लेकिन जब जीडीपी में इसका योगदान की बात करते हैं तो वो है केवल 17.4%। 17.4%। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको सीधे शब्दों में अगर पढ़ने की कोशिश करें कि प्रति 100 लोगों में क्या लगभग 54.6 लोग कृषि कार्यों में लगे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि प्रति 100 लोगों में लगभग 54% लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। ठीक है, अब वो कमाते कितना है? वो कमाते कितना है? ठीक है, इतने लोग काम करें, कितना कमा रहे हैं? वही प्रति 100 रुपये में से 17.4 रुपये कृषि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में क्या आया कि प्रति 100 रुपये में से 17 पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया 17.4 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आधे से ज़्यादा लोग खेती करते हैं और केवल 15% या 17%, अब तो और भी कम हो गया, 15 और 17% इनकम करते हैं। इसलिए भारतीय कृषि में कौन सी, ये हम इसको बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, एक्चुअल में होना उल्टा चाहिए था, इतने लोग काम करें, इतना जीडीपी में योगदान हो तो भारत अपने आप ही समृद्ध विकसित हो जाएगा। लेकिन इसके क्या कारण है हम आगे पढ़ेंगे। पिछड़ी तकनीक है, कृषि पर निर्भरता है, ठीक है, उद्योगों की कमी है और स्किल की कमी है, ठीक है, तकनीक का अभाव है। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण लोग खेती में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है, इसी कारण कृषि में सबसे ज़्यादा कौन सी बेरोजगारी है? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब लोग रोजगार तो करते हुए दिखते हैं
लेकिन उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। इसको हम छोटे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक परिवार है, ठीक है, और इसमें 10 लोग हैं और इनके 10 बीघा ही ज़मीन है, ये समझ लो आप, 10 लोग हैं और 10 बीघा ही ज़मीन है। अब ये 10 जो लोग हैं उसमें श्रम शक्ति कितना है? श्रम शक्ति का मतलब कुल जनसंख्या में काम कर सकने योग्य लोगों की संख्या। अब जैसे मान लो 4 बच्चे हैं, ठीक है, या 2 बच्चे मान लो और 2 बुजुर्ग मान लो, ठीक है, 4 कम हो गए तो कितने बचे? 6 बच गए। अब ये 6 के 6 कितनी बीघा ज़मीन करते हैं पर खेती करते हैं? 10 बीघा पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 बोरी या 100 किलो ही मान लो गेहूं पैदा हुआ, राइट है। 6 लोग पूरे खेती कर रहे हैं, 100 किलो गेहूं पैदा हुआ। अब इनमें से क्या कर दिए? 2 लोग बाहर काम करने चले गए, ठीक है, फैक्ट्री में चले गए। कितने बचे? 4 बचे और 4 ने खेती की, वही 100 केजी गेहूं पैदा हुआ। तो क्या होता है, अब ये जो 2 लोग क्या थे, वो खेती कर रहे थे, तो ये प्रचंड बेरोजगार है, काम करते हुए तो दिखते हैं लेकिन उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों को हटा दे तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण भारतीय कृषि में सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। और यही कारण है कि हम किसी से पूछते क्या करते हैं? मैं खेती करते हैं। क्या करते हो? मैं खेती करते हूँ। उत्पादन उतना ही है लेकिन जनसंख्या का अनुपात उसमें ज़्यादा काम करता है। तो ये कारण है कि भारत में कि जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती करता है लेकिन उसका जीडीपी में योगदान बहुत कम है। तो होगा क्या, इतने लोग, अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि साहब इनमें से हटा दें, हम इनमें से क्या कर दें, अब इनमें से हटा दें, 30% लोगों को रखे साहब, ठीक है, तो भी कितना बचा? 24.6% लोग बच गए। इनको बाहर भेजें हम, ठीक है, किसी उद्योग में काम करने भेजें, ये किसी उद्योग में काम करेंगे, ये उनको कहीं बाहर रोजगार मिलेगा तो वहाँ से आय प्राप्त होगी, ठीक है। ये यहाँ की आय तो 30% लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, ये जो और आय प्राप्त करेंगे, तो इस प्रकार ये आय और ये आय जुड़कर वही राष्ट्रीय आय में वृद्धि करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार इनका यहाँ पर जनसंख्या का योगदान भी कम हो गया, एक्स्ट्रा लोगों को रोजगार मिल गया और जीडीपी में अपने आप ही योगदान बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय कृषि की ये स्थिति है। अब ये वास्तविक स्थितियां हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय जो कृषि है उसके रूपों पर। भाई भारत में कौन कौन सी खेती की जाती है, कौन कौन सी कृषि की जाती है, उसके कौन कौन से रूप हैं, यहाँ हम कृषि का विभाजन करते हैं। तो हम 2 प्रकार से भारतीय कृषि का विभाजन करते हैं। भारतीय कृषि के विभिन्न रूप, ठीक है, भारतीय कृषि के विभिन्न रूप। अब हम पहली बात करेंगे, पहली काय के आधार पर? ऋतुओं के आधार पर कृषि के रूप, या हम क्या कह सकते हैं, प्रकार, ठीक है। ऋतुओं के आधार पर कृषि के रूप या प्रकार, ठीक है। तो ऋतुओं के आधार पर हम 3 प्रकार की ऋतु देखते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो 3 जो ऋतुएं होती हैं 3 प्रकार की हम फसल बोते हैं। सबसे पहले आएगी खरीफ की फसल, ठीक है। दूसरी आएगी रबी की फसल, और तीसरी आएगी जायद की फसल, ठीक है। रबी की, खरीफ की और जायद की। इस प्रकार जो ऋतुओं के आधार पर हम 3 प्रकार से हम भारतीय जो कृषि है उसका विभाजन करते हैं। अब जो खरीफ की फसल है उसको कब बोया जाता है, ठीक है, इसको कब बोया जाएगा, कब काटा जाएगा, ठीक है। और
कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी फसल का नाम, कौन सी फसल हम बोते हैं। तो इस प्रकार इन 3 आलेख के रूप में हम इसका विभाजन कर लेते हैं। ठीक है, 3 आलेखों में हम इसका पूरा विभाजन कर लेते हैं और इन पूरी फसलों को जो है वो हम बांट लेते हैं। हाँ, तो इसका खरीफ की फसल का बोए जाने का समय, काटे जाने का समय और कौन कौन सी फसल इसमें हम बोते हैं। तो खरीफ की फसल, ऐसे एक सीधा सा ट्रिक है, एक तरीका है। खरीफ की फसल कितने अक्षर हैं? 1, 2 और 3। कितने अक्षर हैं? 1, 2 और 3। 3 शब्द है इसमें, ख, री और फे, ठीक है, 3 है। तो वो सारी फसलें याद रख लो, वो सारी फसलें याद रख लो जिनमें 3 अक्षर है, लिख लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले नाम लिख लो, बाजरा, ज्वार, मक्का। अब इसके साथ साथ हम सब, जैसे कृषि प्रधान देश और सब हम कृषि बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप इसके साथ साथ नाम लिख सकते हो, मूंगफली, मूंग, तिल, ठीक है, और जो भी चीज़ें हम बोते हैं वो उनका हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये आराम से पता कर सकते हैं कि बाजरा कब बोया जाता है। तो बाजरा का बोए जाने का स्थान है ना, और समय है जून जुलाई। जून जुलाई में हम इसको बोते हैं, ठीक है। और कब काटते हैं? अक्टूबर नवंबर, ठीक है। जैसे अभी चल रही है कटाई, ठीक है, कटाई चल रही है अभी, तो इसको बोते हैं बारिश की सीजन में और काट लेते हैं सर्दियाँ शुरुआत होती है तब, ठीक है। तो क्या याद रखने का तरीका, 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षरों के जितने भी फसल है वो नाम लिख दो और उसको हम पता कर सकते हैं कि इसको हम कब काटते हैं, कब बोए जाते हैं, ठीक है। दूसरी फसल है रबी की फसल। अक्षर हैं 2, 1 और 1, 2, 1, 2, 2 लिख दो। क्या क्या? गेहूँ, ठीक है। अब गेहूँ के साथ यहाँ ध्यान रखना सरसों है, ठीक है। सरसों में कितने अक्षर है? 1, 2, 3। कहीं सरसों लिखना शुरू मत कर देना, ठीक है। ये याद रखने का एक सीधा सा तरीका है। अब सीधा सा आपने गेहूँ लिखा, ठीक है, तो गेहूँ के साथ साथ क्या बोलते हैं? सरसों, चना, जौ, यही बोलते हैं। इसके अलावा जीरा, इसके अलावा धनिया, ठीक है, या इसके अलावा जो तारा मीरा है वो जितने भी चीज़ें बोलते हैं ये हम सारी आराम से लिख सकते हैं। जैसे मेथी है, ठीक है, मटर है, इस चीज़ें हैं, हम इनको आराम से लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो जिनके 2 अक्षर हैं, उन 2 अक्षरों से जो नाम आ रहे हैं उसके आधार पर उसके साथ साथ जो फसलें बोई जाती है उसके नाम आप लिख सकते हो। अब ये कब बोई जाती है? जब ये कटती है। ये कब बोई जाएगी? ये सर्दी की फसल है, ठीक है। ये गर्मी की फसल है, ऐसे याद लिखना, गर्मी, ऐसे सर्दी, ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। तो सर्दी में 2 अक्षर है तो रबी, गर्मी में 3 अक्षर है तो खरीफ, ठीक है। तो ये कब गर्मी में बोई जाती है, तो सर्दी आते आते काट ली जाती है, उसको सर्दी में बोते हैं। तो ये कटती तब ये बोती है, तो कब कटेगी, सॉरी कब बोई जाएगी? अक्टूबर नवंबर। कब काटेंगे? मार्च अप्रैल में। याद है ना, आपकी एग्जाम्स आती हैं उस समय कटती है। बोर्ड एग्जामिनेशन जो जब चालू होती है ना, उस समय से कटना शुरू होती है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम जब लगे, जब खत्म हो, जब हमारे घर पे सारी कटाई उटाई खत्म हो जाए तो हम आराम से रिलैक्स करें। साधारणतः बोर्ड वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। बोर्ड वालों की एग्ज़ाम तभी खत्म होती है जब कटाई शुरू हो जाती है, तो घर वाले उनका इस्तेमाल ही इसी प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है और ये फसलें हम बोते हैं। तीसरी जो फसल है वो जायद की फसलें हैं, जिनमें कौन कौन सी? या तो सब्जी वाली, या सारे वाली, ठीक है, या कोई फल वाली, ठीक है, ये चीज़ें हम बोते हैं, ठीक है। और इस जायद की जो फसल होती है वो इन दोनों के बीच का जो समय बच गया, ये जो बीच का समय बच गया इसमें बोते हैं।
ठीक है, इसको एडिशनल फसल भी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो बीच का जो समय है वो कौन सा आएगा, फरवरी मार्च में कोई फसलें जल्दी ख़त्म हो जाती है तो उसकी वजह से सरसों जल्दी कट जाती है, तो सरसों काट के इसको बो देते हैं। ठीक है, और कब काटते हैं इसको, जून जुलाई में काट लेते हैं, जून जुलाई में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि या तो सब्जी के लिए सब्जी बोई जाती है, या कोई चारे के लिए बोया जाता है, या फल बोया जाता है। कौन कौन से, जैसे तरबूज हो गया, लौकी हो गया, ठीक है, या ककड़ी हो गया, ये ऐसी चीज़ें होती है जिनको इन फसलों के बीच में हम बोने का काम करते हैं। तो इस प्रकार भारत में ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3, खरीफ रबी और जायद, 3 प्रकार के फसलों में हम इसको बांटते हैं। इसका बोए जाने का स्थान, काटे जाने का समय और फसल का नाम, ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, ताकि जो आगे जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा भाग है, क्या व्यावसायिक फसलें हैं, वो लिखना शुरू कर दिया, पढ़े। उतार लिया होगा, चलो आगे चलें, मिटा देते हैं इसको। अब ये तो थी ऋतु के आधार पर भाई कौन से समय हम कौन सी फसल बोते हैं। अब हम वर्गीकरण करते हैं उपयोग के आधार पर, कि जो खेती है उसको हम किस आधार पर भी उपयोग या उपयोग की क्या उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो नंबर 2, उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण या रूप। 4 रूप हैं, नंबर 1 2 3 और 4। 1, खाद्यान्न फसलें, जो किस काम में ली जाती है, खाने के काम में ली जाती है। दूसरी, व्यावसायिक फसलें। तीसरी, बागवानी फसलें। और चौथी, उद्यान फसलें। इस प्रकार पहले हमने ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा था, और उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांट लिया, 4 भागों में बांट लिया। ठीक है, उपयोग मतलब काम में लेने के आधार पर, कि किसी फसल का, किसी जो क्रॉप है उसका हम क्या उपयोग करते हैं, तो उपयोग के आधार पर हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली खाद्यान्न फसलें, कौन सी है, खाद्यान्न फसलें। इसको किसके लिए किया जाता है, जीवन निर्वाह, जीवन बड़ा ही आएगा, इसको हम जीवन निर्वाह कृषि या आजीविका कृषि कहते हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि, आजीविका कृषि के नाम से जाने जाते हैं। ये केवल खाने के लिए, खाद्यान्न के लिए, या इस प्रकार की कृषि खाने हेतु, या क्या किस लिए, खाने हेतु या उदर पूर्ति हेतु की जाती है। ठीक है, इस प्रकार की खेती क्यों की जाती है, इसमें कौन कौन सी खेतियों को शामिल किया जाएगा, जिससे हमारी उदर का मतलब पेट पूजा, पेट पूजा होती हो, कहते हैं ना पेट पूजा और काम दूजा, तो पेट पूजा या इसको केवल खाद्यान्न के इस्तेमाल के लिए हम करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी है, हम खाद्यान्न के लिए कौन कौन सी जो फसलें हैं, ठीक है, या भोजन के लिए कौन कौन सी फसलें हैं, उनका हम उत्पादन करते हैं। तो क्या क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेंगे, चावल,
गेहूं, बाजरा, मक्का। ठीक है, ये इस प्रकार की जो एग्जाम्पल हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, इनका उत्पादन केवल क्यों किया जाता है? ताकि हमारे भोजन की पूर्ति हो सके, पेट की पूर्ति हो सके, या हम केवल अपना जीवन निर्वाह कर सके, इसलिए इनको ऐसा खाद्यान्न फसलों में शामिल करते हैं। दूसरी फसलें हैं व्यावसायिक फसलें। इसका और भी नाम है, इसको कौन सी फसलें बोलते हैं? वाणिज्यिक फसलें भी बोलते हैं। वाणिज्यिक फसलें भी बोलते हैं, या नगदी फसलें भी, या मुद्रादायिनी फसलें भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, वाणिज्यिक फसलें, नगदी फसलें या मुद्रादायिनी फसलें बोलते हैं। इनका उपयोग, इनको क्यों बोया जाता है? इनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल की पूर्ति हेतु किया जाता है। क्यों किया जाता है? उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको वाणिज्यिक फसलें या औद्योगिक फसलें, ठीक है, या इसको और भी लिख देते हैं, और लिख सकते हो आप, औद्योगिक फसलें। उद्योगों में आ रही, व्यापार के लिए आ रही है, मुद्रा मिलती है, नकदी या मुद्रादायिनी फसलें इनको कहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है, कच्चे माल के तौर पर इनको प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल में हम क्या क्या लिखेंगे? गन्ना, एग्जाम्पल गन्ना, कपास, जूट। ठीक है, इनका उत्पादन केवल, या और लिख सकते हैं तंबाकू, इनका उत्पादन केवल उद्योगों के लिए किया जाता है। इनका पर्सनल, व्यक्तिगत कोई प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ना खाने का काम आती है। ठीक है, खाने काम में तो वो फसलें आती हैं जिनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, जिनका काम केवल खाने हेतु, जिनका उत्पादन खाने हेतु किया जाता है। बागानी फसलें, इनका उत्पादन कहाँ किया जाता है? इनका उत्पादन विशाल बागानों में किया जाता है। ठीक है, इनका उत्पादन विशाल बागानों में किया जाता है। इनमें कौन कौन सी आती है? कौन कौन सी आती है? साधारणतया औद्योगिक कार्य हेतु या पेय फसलें। इनमें पेय या औद्योगिक कार्यों हेतु फसलों को शामिल किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी फसलें होती है? जिनको विशाल बागानों में बोया जाता है, या तो पीने का काम आती है, उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर प्रयुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल चाय, कॉफी, सिनकोना, दवाइयों में काम आता है, या गरम मसाले। ठीक है, देखते हो आप। देखते हैं ना, चाय कॉफी को बड़े बड़े बागानों में, वो असम के और उधर दार्जिलिंग में बड़े बड़े बागानों में, पहाड़ों पर इनको बोया जाता है। वो महिलाएं पत्तियां तोड़ती रहती है, तो इस प्रकार इनको बड़े बड़े विशाल बागानों में बोया जाता है। चौथे नंबर की फसल होती है उद्यान फसलें। उनमें किन किन को? फल सब्जियों को शामिल किया जाता है। फल सब्जियों को शामिल किया जाता है, इसलिए इनको उद्यान फसल बोलते हैं, नर्सरी। ठीक है, आपको पता है ना, पहले कोई भी फल या सब्जियों को बोया जाता है तो नर्सरी लगाई जाती है, पौध की जाती है, और बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की फसलों को बोते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो, बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की फसल को रुपाई के माध्यम, साधारणतः रुपाई के माध्यम से पहले इनकी उद्यान में, बाग में, ठीक है, छोटा सा उद्यान होता है जहाँ पर क्या तैयार की, नर्सरी से तैयार की जाती है, फिर उनको बोया जाता है। जैसे टमाटर क्या हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, ठीक है,
उनको जैसे अपनी क्या बोलते हैं उनको, पपीता हो गया, ठीक है, आम हो गए, तो इनकी पहले छोटी छोटी नर्सरियाँ तैयार की जाती है और उसके बाद इनको बोया जाता है। तो इस प्रकार भारत में उपयोग के आधार पर 4 प्रकार की खेती की जाती है। 4 प्रकार से खेती को बांट दे। खाद्यान्न फसलें जिनका उपयोग जीवन निर्वाह या खाने हेतु किया जाता है। व्यावसायिक फसलें जिनको वाणिज्यिक फसलें कहते हैं, उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर प्रयोग की जाती है। तीसरी बागवानी फसलें, इनको बड़े बड़े बागानों में बोया जाता है, जिनका साधारणतः इस्तेमाल पेय पदार्थों के तौर पर किया जाता है। और चौथी उद्यान फसलें, ये फल सब्जियों को शामिल किया जाता है, जहाँ पहले इनकी नर्सरी तैयार की जाकर इनको फिर बोया जाता है। ठीक है, अब इनको उतार लो। नेक्स्ट में हम अब इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। उतार लिया होगा। अब एक एक करके हम फसल के बारे में अध्ययन करते हैं। हम पहले प्रमुख खाद्यान्न फसलों को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें। प्रमुख खाद्यान्न फसलों में हम कौन कौन सी फसलों को शामिल कर देंगे? हमने पहले उधर पढ़ा था, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया। ठीक है, ये 4 प्रकार की जो प्रमुख जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं हम। यहाँ पर फसल का नाम आ रहा होगा शायद इसमें आराम से। यहाँ पर फसल का नाम हो गया, का नाम, फसल का नाम। ये फसल का नाम क्या है? ठीक है, अब उसके लिए कितने उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होगी? ठीक है, तापमान कितना चाहिए होगा, उसके लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होगी? ठीक है, उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? उपयुक्त मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहेगी? बोए जाने का स्थान, बोए जाने का स्थान, कहाँ कहाँ इसको बोया जाता है। ठीक है, और विश्व में भारत का स्थान काय में? उत्पादन में। ठीक है, उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहेगा विश्व में? तो नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 गेहूं। ठीक है, नंबर 1 बार हम क्या पढ़ेंगे? गेहूं पढ़ेंगे।
कब बोई जाती है? कौन सी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसल है तो सर्दी के स्टार्ट में इसको बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, मार्च अप्रैल में काटा जाएगा। अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाएगा तो तापमान कितना चाहिएगा? कम ही चाहिएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होगा। ठीक है, 10 डिग्री से 25 डिग्री तापमान जो है इसको उपयुक्त रहेगा। अब बरसात, सर्दियों में बरसात क्या होती है? बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इसको चाहिए होती है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मावट। सर्दी में जो बरसात होती है उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ठीक है, तो मावट ये इसके लिए वरदान का रूप मानी जाती है और 25 से 75 सेंटीमीटर बरसात इसके लिए पर्याप्त होती है। कौन कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? हल्की दोमट, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी प्रयुक्त रहती है, अच्छी रहती है। इसमें हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी कहाँ कहाँ बोई जाती है? पंजाब सबसे ज़्यादा, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ पर इसको बोया जाता है। आगे बिहार भी है। अब विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है विश्व में? हमारा तीसरा। विश्व में उत्पादन के हिसाब से इसमें कौन सा वो स्थान है? हमारा तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार ये हमारी नंबर कृषि 1 या प्रकार जो फसल है वो खत्म हो गई। पहली कौन सी है? गेहूं। ठीक है, आसान है, आराम से याद कर सकते हैं इसको, आराम से याद कर सकते हो। नंबर 2 चावल। चावल दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार की जो ऋतुएं हैं वो इसमें बोया जाता है, लेकिन साधारणतः इसको इसी के साथ ज़्यादा बोया जाता है। बारिश के जो समय है वो इसमें इसको ज़्यादा बोया जाता है। तो तापमान जो है वो 19 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, बरसात 75 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, बारिश की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि जब चावल की रुपाई की जाती है तो उस समय पानी खेत में पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है, मतलब इसको पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। कौन सी? नमी होनी चाहिए, नमी आधारित दोमट, काली या कछारी मिट्टी। कौन कौन सी? नमी आधारित, चिकनी, दोमट, कछारी मिट्टी की ये इसके लिए उपयुक्त रहती है। ये कहाँ कहाँ बोया जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कुछ पंजाब हरियाणा में भी इसको बोया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु आदि स्थानों पर इसको बोया जाता है। और विश्व में हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है पूरे विश्व में उत्पादन की दृष्टि से? दूसरा स्थान है। ठीक है, तो चावल के लिए 19 से 27 डिग्री तापमान, 75 से 2 सेंटीमीटर वर्षा, नमी आधारित दोमट, चिकनी हो, काली हो, कछारी मिट्टी हो। ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में इसको बोया जाता है। नंबर 3 है मक्का। तीसरे प्रकार की मिट्टी कौन सी होगी? मक्का होगी। ठीक है, तापमान यही मक्का मतलब रबी की फसल है, सॉरी खरीफ की फसल है, तो तापमान की इसको थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो 12 डिग्री से 35 डिग्री
35 डिग्री इसको तापमान की आवश्यकता है, ठीक है, उपयुक्त रहता है इसके लिए। और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसको। समझ में आ गया? बरसात से मतलब नॉर्मल बारिश में भी आराम से वो पैदा हो जाती है। और इसके लिए कौन सा होना चाहिए? वही नाइट्रोजन युक्त, क्योंकि इसमें स्टार्च पाया जाता है। नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कौन सी? चिकनी या काली, जिसको हम दोनों प्रकार की जो मिट्टी है वो लिख सकते हैं। नाइट्रोजन युक्त गहरी चिकनी मिट्टी हो या गहरी जो मिट्टी हो, कछारी मिट्टी हो, ये जो सभी प्रकार की मिट्टियाँ हैं इसमें इसको बोया जाता है। चलो मैं गहरी लिख देता हूँ, गहरी मिट्टी, जहाँ क्या होना चाहिए? जल निकास की व्यवस्था, ठीक है, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज इसमें फंगस लग के ये खराब हो जाती है, ठीक है, इसकी जड़ें खराब हो जाती है, इसमें जो है तनाव और झड़ गलन की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए, जहाँ पर जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर ये क्या होता है? पैदा की जाती है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में इसको बोया जाता है। विश्व में हमारा स्थान है 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां, ठीक है, कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। तो मक्का के लिए 12 से 35 डिग्री तापमान, 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, यहाँ इसको बोया जाता है। विश्व में हमारा स्थान है 10वां। नंबर 4 बाजरा, सबसे ज़्यादा बोया भी राजस्थान में जाता है और इंडिया में भी पहला स्थान है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दुनिया में भी भारत का पहला स्थान है और राजस्थान का भारत में भी पहला स्थान है। इसको 25 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब ये गर्मी में आराम से जय सहन कर सकता है गर्मी को। 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, कम वर्षा में भी बोया जाता है। ये सभी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, सभी प्रकार की मिट्टी में इसको बोया जा सकता है, ठीक है। स्थान, पहला तो स्थान किसका है? राजस्थान का है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यहाँ बोया जाता है। पूरी दुनिया में हमारा पहला स्थान है, ठीक है, फर्स्ट हम आते हैं। तो इस प्रकार प्रमुख खाद्यान्न फसलों में 4 प्रकार की जो फसलें हैं उसका अध्ययन करते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा, ठीक है। ये सारणी है। अगर आपने इस सारणी को ढंग से पढ़ लिया है तो हमारे 4 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, आराम से। मैंने इसको सारणी समझा, इसको डिस्क्रिप्टिव हम करेंगे, मतलब इसको थ्योरिकल लिखेंगे तो ये आराम से हमें अच्छे नंबर दिलवा देगा। तो ये हमारी जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।